आइए आज हम लोग देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना जो एक मेंस का टॉपिक है, मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दूसरे कई स्टेट्स के जो एग्जाम है उसमें तो ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज हम लोग समझ जाएंगे हम लोग कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, इसमें एक एक शब्द जो लिखे गए हैं उनका अर्थ क्या है, क्योंकि ये अलग से भी पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना जो है ये 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक, ये तो हो गया एक फैक्ट। अब सीधे समझते हैं प्रस्तावना को संविधान का परिचय या भूमिका भी कहा जाता है। समझ गए? इंट्रोडक्शन। तो कैसा होगा इंट्रोडक्शन, क्या होता है? कहने का मतलब संविधान जो हमारा है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसका परिचय अगर देंगे तो छोटा सा परिचय देंगे तो वही, यानी जो प्रस्तावना है ये पूरे संविधान का परिचय या पूरे संविधान की जो मूल भावना है उसको बड़े ही संक्षिप्त शब्दों में कहती है। कैसे कहती है समझेंगे। संविधान की का परिचय या भूमिका क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य को बताती है। संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व। ये सभी शब्द प्रस्तावना में आएंगे। इनको आगे चल के हम लोग समझेंगे एक एक वन बाय वन। अभी समझ लीजिए केवल कि संविधान को परिचय क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये संविधान के उद्देश्य को बताती है, संविधान के प्राधिकार के स्रोत को बताती है, राज्य का स्वरूप कैसा होगा इसका निर्धारण करती है और संविधान के लागू होने की तिथि के बारे में भी बताती है। तो उद्देश्य पहला जो पॉइंट है न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। फिर प्राधिकार का स्रोत भारत की जनता ही है, यानी भारत के जनता से ही अधिकार प्राप्त किया गया है हमारे संविधान का। प्रस्तावना जब पढ़ेंगे हम लोग तो शुरुआत ही हो रही है हम भारत के लोग, भारत को एक, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया। फिर राज्य का स्वरूप, यानी भारत जो एक राज्य बन रहा है उसका स्वरूप कैसा होगा? वो एक प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा, समाजवादी राज्य होगा, पंथ निरपेक्ष राज्य होगा और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। और अंत में लागू होने की तिथि। तो लागू होने की तिथि क्या है? प्रस्तावना में लिखा ही गया है कि 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने प्रस्तावना को नहीं, इस संविधान को अपना लिया है। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है, तो यही संविधान की कुंजी है, संविधान की चाबी है ये। अगली चीज संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। विधिक निर्वचन यानी विधिक व्याख्या। मान लीजिए कोई कानून आ गया या ऐसी कोई स्थिति बन गई जो कि संविधान के अनुच्छेदों से स्पष्ट नहीं हो पा रही है, तो हम उस कानून को जांचने के लिए कि क्या वो संवैधानिक है या नहीं, प्रस्तावना का संदर्भ लेते हैं। इसलिए बोला जाता है कि विधिक निर्वचन में ये सहायक है। और अंत में लिखिए भारत की जनता की भावनाओं व आकांक्षाओं को समाविष्ट करती है। कर ही रही है। हम भारत के लोग कैसा बनाना चाहते हैं? सभी के बीच में न्याय हो, सभी को स्वतंत्रता मिले, सभी लोग समता से रहें और सभी लोगों के बीच जो भी जनता है भारत की उनमें बंधुत्व की भावना हो। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न की सारी चीजें क्या आ जाएंगी? जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं समाविष्ट करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो प्रस्तावना के एक एक शब्द को हम लोग देखेंगे और समझ। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। शुरुआत कर देते हैं डायरेक्ट प्रस्तावना से। देखिए प्रस्तावना स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। पहले यहां तक समझते हैं। तो स्टार्ट कहां से है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से प्रस्तावना में क्या तात्पर्य है? हम भारत के लोग से तात्पर्य है कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, और भारतीय संविधान जो है वो भारत की जनता द्वारा अधिनियमित किया गया है। भारत की जनता द्वारा अधिनियमित, यही तात्पर्य है हम भारत के लोग से। आगे देखेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब होता है कि भारत जो देश है वो अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत में किसी भी अन्य बाहरी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
यही तात्पर्य है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर है समाजवादी। तो भारत में जो समाजवाद अपनाया गया है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। याद रखिएगा, भारत में किस तरह का समाजवाद अपनाया गया है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद। अच्छा, ये जो समाजवादी शब्द है प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नहीं है। ठीक, अब ये लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या तात्पर्य है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद का तात्पर्य ये है कि भारत के सभी लोगों में आर्थिक समानता होगी, संसाधनों का न्याय संगत वितरण होगा और अवसर की समानता होगी सभी के लिए। ठीक, अब देखेंगे आगे धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ये भी 42वें संशोधन से जोड़ा गया है। 42वें संशोधन से 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कब जोड़े गए? 1976 में। इसके पहले प्रस्तावना में ये 3 शब्द नहीं थे। ठीक, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ कोई पूछता है अगर एक लाइन में कि प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष या भारतीय संघ का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष है, इसका एक लाइन में उत्तर दीजिए तो आप बताएंगे इसका अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि राज्य धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करेगा और सभी धर्मों का सम्मान संरक्षण प्रदान करेगा। ठीक है, फिर अगली चीज लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक हम लोग जानते ही हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है, यानी संपूर्ण सत्ता या अंतिम सत्ता, इसको लिख सकते हैं अंतिम सत्ता जनता में निहित होगी। अंतिम सत्ता जनता में निहित होगी। और लास्ट में है गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है? निर्वाचित राज्य प्रमुख, अर्थात भारत का जो राज्य प्रमुख होगा वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। तुलना करते हैं इसकी ब्रिटेन से, जिसे ब्रिटेन का जो राज्य प्रमुख है वो वंशानुगत होता है, राजा या रानी, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो राज्य प्रमुख है वो राष्ट्रपति का पद है और राष्ट्रपति का पद के लिए चुनाव कराए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई यहां तक कि राज्य का प्रमुख निर्वाचित होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अब उसके आगे क्या है। और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेंगे न्याय के। तो न्याय, कितने प्रकार के न्यायों की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय। अब ये 3 प्रकार के न्याय किस प्रकार के हैं, क्या क्या मतलब है? देखिए, सामाजिक न्याय से मतलब है कि किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब जब हम लोग संविधान पढ़ेंगे तो आर्टिकल 15, 16, 17, ये इस तरह के जितने भी अनुच्छेद हैं ये सामाजिक अन्याय को ही निषेध करते हैं। इसमें यही बात की गई है। ठीक है, अब अगली चीज है आर्थिक न्याय, यानी आर्थिक आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका प्रावधान संविधान में कहाँ है? जब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 39 बी है, सी है, डी, आर्टिकल 39B, 39C, 39D, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। सपोज दैट ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं, समझने के लिए ये 3 आर्टिकल। आगे जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएगी। और राजनैतिक न्याय, राजनैतिक न्याय मतलब सभी व्यक्तियों को राजनैतिक रूप से स्वतंत्रता होगी, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे जब बात करेंगे हम लोग सार्वभौमिक मताधिकार, यानी देश के सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार है, इसी प्रकार चुनाव लड़ने का अधिकार है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई न्याय की, 3 प्रकार के न्याय। अब आएगी अगली चीज स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता को समझ लेंगे हम लोग 1 by 1 कि ये क्या है। देखिए, स्वतंत्रता जो है ये पहला है विचार। विचार का मतलब है
समझिएगा कि ये एक आंतरिक प्रक्रिया है। मतलब मेरे अंदर एक विचार है, अभी तक मैंने इसको, विचार की स्वतंत्रता है मेरे पास, मैं कुछ भी विचार कर सकता हूं, ठीक, ये हो गई आंतरिक प्रक्रिया। अब बाह्य प्रक्रिया जो है, ये बाह्य प्रक्रिया, अभिव्यक्ति क्या है, बाह्य प्रक्रिया है। कैसे? जैसे ही मैं इस विचार को प्रकट कर दूंगा तो ये हो जाएगा विचारों को प्रकट करना, इसकी भी स्वतंत्रता है। फिर आगे देखेंगे हम लोग धर्म। तो धर्म का मतलब क्या है? यहां पे धर्म का मतलब है किसी भी धार्मिक पंथ, किसी भी धार्मिक पंथ का अनुसरण करना, इसकी स्वतंत्रता भी है। किसी भी आप धार्मिक पंथ का अनुसरण, मतलब किसी भी धर्म को मैं मान सकता हूं। इसको और गहराई में जाएंगे तो यहाँ पे जो धर्म है ये सैद्धांतिक पक्ष है कि किसी भी धर्म पंथ को या किसी भी धर्म का अनुसरण मैं कर रहा हूं, जैसे ही उस धर्म के अनुसरण की अभिव्यक्ति हो जाएगी तो वही हो जाएगी उपासना। ये हो जाएगा इसका प्रायोगिक पक्ष। और ये क्या है? सैद्धांतिक। कैसे? उपासना यानी उपासना के अंतर्गत उस धार्मिक पंथ को मानने के साथ साथ धार्मिक कर्मकांड, ठीक, मैं मानता हूं, मान लीजिए भोले शंकर को अंदर से, कोई दिक्कत नहीं है, ये धार्मिक पंथ हो गया हिंदू धर्म, लेकिन मैं अब कावड़ यात्रा में शामिल हो जाता हूं तो ये आएगा उपासना के अंतर्गत। और लास्ट में है विश्वास। तो विश्वास की बात है किसी विचारधारा में, विश्वास। अब ये विचारधारा कैसी भी हो सकती है, किसी धर्म को मानने को लेकर, न मानने को लेकर, या ऐसी भी हो सकती है कि दुनिया का कोई धर्म न मानना, यानी कि आस्तिक और नास्तिक विचारधारा भी। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में। अब आगे देखते हैं हम लोग, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है? प्रतिष्ठा व अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व। ठीक है, तो पहले तो हो गए प्रतिष्ठा व अवसर की समता। पहले समझेंगे हम लोग समता। समता का मतलब क्या है? समता यानी किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। देश में रहने वाला कोई भी नागरिक को कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त ना हो, सभी के बीच में समानता का व्यवहार हो, यही बात करता है समता। अब समता किस प्रकार की बात की गई है? प्रतिष्ठा व अवसर की समता। प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा की समता अगर देखेंगे हम लोग तो आर्टिकल 14 से 18 यानी वही किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध या कोई भी व्यक्ति के खिलाफ धर्म, जाति, निवास, लिंग आदि के स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव न किया जाए, सभी व्यक्ति को सम्मान से, प्रतिष्ठा से जीने का अवसर प्राप्त हो। वही अवसर की समता का मतलब होता है, सामान्य तौर पर समझते हैं हम लोग, जीविकोपार्जन के लिए कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी कंपटीशन में आना चाहता है तो उसमें कोई भी उसको भेदभाव न किया जाए। ये हम लोग देखेंगे अगर मूल रूप से तो आर्टिकल 39 में इसकी बात की गई है। अब देखते हैं आगे बंधुत्व। कैसा बंधुत्व? जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला हो। ठीक, तो पहली चीज व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा से मतलब क्या है? यानी वही मानवीय गरिमा या मानवीय प्रतिष्ठा, प्रत्येक नागरिक के लिए मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन का अवसर हो। और राष्ट्र की एकता, यहाँ पे राष्ट्र की एकता का मतलब है कि राष्ट्र के जो नागरिक हैं उनमें भाईचारे की भावना से एक होने का भाव, एकता हो गई। और अखंडता का मतलब यहाँ पे है कि राष्ट्र की भौगोलिक सीमा या भारत की जो भौगोलिक सीमा है वो अखंड रहे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलिए अब प्रस्तावना के अंतिम भाग में पहुंच गए हैं हम लोग। जैसे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या है जल्दी से समझ लेते हैं। पहला है अंगीकृत। अंगीकृत का मतलब होता है अपनाना, इंग्लिश में एडॉप्ट, यानी भारत के लोगों द्वारा ही
भारतीय संविधान को अपनाया गया है। अपनाना, अधिनियमित हम लोग जानते ही हैं, अधिनियम का मतलब होता है कानून। अधिनियमित मतलब कानून बनाना, या जिसको बोलते हैं जब कोई कानून बन जाएगा तो वो वैध हो जाएगा, तो वैध बनाना। और आत्मार्पित यानी स्वयं को अर्पित करना, स्वयं को अर्पित या स्वयं को सौंपना, ठीक है, ये अर्थ है। अब एक प्रश्न और उठता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो देखिए, पहला इस विवाद जो उठा है वो बेरूबाड़ी वाद में आया है 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने नहीं है, यानी प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, इसमें कहा कि अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, और इसी की पुष्टि की गई है बोम्मई वाद में। ये 1992-93 के आसपास की बात है, 94 की, जब की भी हो बोम्मई वाद। इसमें भी क्या माना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब अगली चीज होती है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, यानी संविधान संशोधन हो सकता है या नहीं। तो हो सकता है, जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो संशोधन तो हो ही जाएगा। पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि संसद को संपूर्ण संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, बशर्ते वो तत्व जिसमें संशोधन किया जा रहा है वो संविधान के मूल ढांचे से कोई छेड़छाड़ न करता हो। तो यानी कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है और हुआ भी है। 42वें संशोधन 1976, जिसके अंतर्गत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये था आपका टॉपिक प्रस्तावना।